अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। अभी 2 दिन कबल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने कैसे बिना किसी एजेंट के दुबई का 1 साल का डिजिटल नोमैड वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा हासिल किया है। इसके बाद बहुत सारे सवाल आए, जो कि मैं पहली वीडियो में शायद एड्रेस करना भूल गया था या फिर ऐसे सवाल जो इस वीडियो के बाद ही आने थे। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उन तमाम सवालों का जवाब दे सकूँ, जो इस हवाले से ज़रूरी हैं और मेरे पास इसके मुतल्लिक़ कोई मालूमात भी है। सबसे पहले ये वज़ाहत कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि किसी भी ऐसे मौज़ू पर वीडियो ना बनाऊँ या अपनी राय ना दूँ, तब तक अपनी राय ना दूँ जब तक मुझे तसल्ली ना हो कि मेरे पास कोई मुस्तक़ा मालूमात है या फिर अच्छी मालूमात है जिससे किसी का फ़ायदा हो सकता है या फिर मैं खुद इस तजुर्बे से ना गुज़रा हूँ, तब तक मेरी कोशिश होती है कि किसी भी ऐसे मौज़ू के ऊपर मैं राय ना दूँ या अपनी वीडियो ना बनाऊँ, लोगों से मालूमात शेयर ना करूँ। इस जो वीज़ा के मतलब मैंने वीडियो बनाई, तभी बनाई जब मैंने खुद ये प्रोसेस कर लिया और मुझे वीज़ा मिल गया। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई कि मैंने कैसे बिना एजेंट की मदद से वीज़ा हासिल कर लिया। तो उसके बाद कुछ सवाल आए जो इस वीडियो में एड्रेस करना ज़रूरी थे या उस वीडियो के बाद पैदा हुए ये सवाल, मैं कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब इस बात पर बात करते हैं कि जो पिछली वीडियो का हिस्सा नहीं थे वो सवालात जो मुझसे पूछे गए वीडियो बनाने के बाद या फिर वीडियो के बाद जो इनबॉक्स में मुझे सवाल आए, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझे सुनने वाले, देखने वाले हैं, उनमें से अक्सरियत ऐसी है जिन्हें डिजिटल नोमैड का ही पता नहीं है कि ये किस बला का नाम है। सादा अल्फाज़ में नोमैड किसी भी खानाबदोश को कहते हैं और खानाबदोश वो लोग होते हैं जिनका कोई एक मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता। वो अच्छी हवा पानी के लिए, अपनी खुराक के लिए अपनी रिहाइश बदलते रहते हैं, कभी इस ठिकाने में, कभी उस ठिकाने में ताकि उन्हें रोज़गार, खुराक, हवा पानी बेहतर मुयस्सर होता रहे। इस हिसाब से डिजिटल नोमैड मेरी तरह के वो लोग होते हैं जो रोज़गार की तलाश में कभी इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मुँह मारते हैं, कभी उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भटकते रहते हैं। उर्फ़ आम में इन्हें फ्रीलांसर कहा जाता है। मैं खुद को डिजिटल मज़दूर कहता हूँ या ऑनलाइन मज़दूरी करने वाला फ़र्द कहता हूँ। सादा अल्फ़ाज़ में डिजिटल नोमैड वो लोग होते हैं जो ऑनलाइन मज़दूरी करते हैं, ऑनलाइन काम करके अपना गुज़ारा चला रहे होते हैं। ये डिजिटल नोमैड की जो टर्म है, ये कोई इतनी नई नहीं है, इसकी और मेरी पैदाइश में कोई 10-12 बरस का फ़र्क होगा। इसका जो सबसे पहली बार इस्तेमाल हुआ इस टर्म का वो सन 2000 या इसके करीबी अदवार में हुआ है। जब लोगों ने इंटरनेट पर काम करना शुरू किया था या इंटरनेट से पैसे कमाना शुरू किए थे सन 2000 में, इट्स 2000 की बात हो रही है। उस वक़्त से इस टर्म का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। जो डिजिटल नोमैड वीज़ा की टर्म है, ये भी कोई बहुत नहीं है, 2010 में यानी आज से कोई 13-14 बरस पहले इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, जबकि आज से ठीक 10 साल पहले 2014 में एक यूरोपीय मुल्क है एस्टोनिया, इसने बाकायदा इस वीज़े का आगाज़ कर दिया था। उसके साथ-साथ इसने ये डिजिटल नोमैड के साथ वो पहला मुल्क है एस्टोनिया जिसने ई-रेज़िडेंसी का आगाज़ भी किया था या डिजिटल रेज़िडेंसी का आगाज़ किया था। जबकि कोरोना के बाद अब तक कोई 1 दर्जन से ज़ायद ममालिक हैं जो बाकायदा डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं। हर मुल्क के पास इसका अलग नाम है, जैसे कि मुत्तहदा अरब इमारात में इसे वर्चुअल वर्क परमिट कहा जाता है। मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर इसका जो सरकारी नाम है वो डिफ़रेंट है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर डिजिटल नोमैड वीज़ा है, जो बहुत सारे ममालिक अब कोविड के बाद से ऑफ़र कर रहे हैं। इस वीज़ा को क्यों ऑफ़र कर रहे हैं, अगर इस पर बात की जाए तो बेसिकली अब ममालिक को समझ आ गया है कि लोग इंटरनेट पर बैठकर कहीं से भी कमा सकते हैं। बुनियादी मकसद जो है वो ये होना चाहिए कि वो खर्च कहाँ पर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे दुबई का डिजिटल नोमैड वीज़ा मिला है और मैं दुबई में जाकर पैसे खर्च करता हूँ, मैं कमा तो रहा हूँ यूरोपियन मार्केट से या अमेरिकन मार्केट से मेरे पास डॉलर आते हैं। ये पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि मैं पाकिस्तान में खर्च कर रहा हूँ, यहाँ टैक्स दे रहा हूँ। यही खुशनसीबी अगर मैं बिला किसी वजह के जाकर दुबई को देना शुरू करूँ, मैं जो महीने का खर्चा कर रहा हूँ, भले मुझ पे टैक्स लागू नहीं होता दुबई के अंदर, दुबई टैक्स फ्री ज़ोन है। लेकिन आप खाएँगे, पिएँगे, वहाँ पर जो वेट है 5% का वो अखराजात, वो पैसा जो है दुबई के पास आ रहा होगा। इसी तरह आप किसी भी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफ़र हो रहा है, सो दुनिया भर की जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं या अब जो ममालिक की हुकूमतें हैं, वो इस बात पर सोच रही हैं कि किस तरह लोगों को इस तरफ राग़िब किया जाए कि वो कहीं से भी कमाते हैं, खर्च हमारे पास आकर करें। इसके पहले सिर्फ़ टूरिज़्म का ज़रिया होता था, अब ये डिजिटल नोमैड या फ्रीलांसिंग का ज़रिया है कि लोग कहीं से भी कमाते हैं, उन्हें अच्छी रिहाइश दें, अच्छी सहूलियात दें, तो वो आपके पास आकर रहें और अखराजात करें।
अगर बाकी ममालिक में बात करें जो डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं, उनमें मलेशिया शामिल है, माल्टा शामिल है और बहुत सारे ममालिक हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा ममालिक हैं। अगर आपने इस बारे में जानना हो तो आप ऑनलाइन सर्च करें, आपको मालूमात मिल जाएगी कि कौन से ममालिक हैं, या आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपका सवाल आया, किसी की रिक्वेस्ट आई, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे पास मालूमात है, मैं वो शेयर कर सकूँ। सो इस पर आगे बात कर लेते हैं। इस वीडियो के बाद जो सबसे पहला सवाल आया कि इस वीज़े का फ़ायदा क्या है? जो बंदा वो वीज़ा हासिल कर रहा है, उसका क्या फ़ायदा है? ममालिक के फ़ायदे की तो हमने बात कर ली कि लोग वीज़ा क्यों दे रहे हैं या ममालिक वीज़ा क्यों ऑफ़र कर रहे हैं। इसका सादा जवाब ये है, या मैं इसका कन्फ़र्म जवाब तभी दूँगा जब इसका कोई कन्फ़र्म फ़ायदा हासिल कर लूँगा। बाकी अब तक जो दुबई की या मुत्तहदा अरब इमारात की वेबसाइट पे लिखा हुआ सरकारी फ़ायदा है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले ये जान लें कि ये मुत्तहदा अरब इमारात में रहने के लिए आपका 1 साल का रेज़िडेंसी परमिट है। इस परमिट के बुनियाद पर, ये इस वीज़े की बुनियाद पर आप वहाँ पर 1 साल रिहाइश तो अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी लोकल कंपनी में मुलाज़मत हासिल नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि आप वहाँ पर अपनी कंपनी बनाकर अपने वीज़ा का स्टेटस तब्दील करा लें और खुद अपनी कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दें। कभी भी रेज़िडेंट वर्क या वीज़ा जब हासिल किया जाता है, तो उसमें हमेशा 2 या 3 मराहिल शामिल होते हैं, इसमें भी यही मामला है। मैंने पिछली वीडियो में जो तरीक़ाकार बताया, जितनी मालूमात मैंने शेयर की, ये इस वीज़ा का पहला मरहला है कि आपको एंट्री परमिट मिल गया है। अब अगले मरहले के लिए इस एंट्री परमिट मिलने के 2 माह के दौराने के अंदर-अंदर आपने अरब इमारात जाकर अपनी एमिरेट्स आईडी, इमाराती आईडी जो है, वो बनवानी है, जो आपके लिए रेज़िडेंस परमिट का काम करेगी और ये आईडी 1 साल तक कारआमद होगी। ये 1 साला आईडी जो है या रेज़िडेंस परमिट जो है, 1 साल बाद रिन्यू हो सकता है, बशर्ते वहाँ रहते हुए आप कवानीन पर अमल दरामद करें और 1 साल बाद वहाँ की जो रिहाइश परमिट की रिक्वायरमेंट है, जो अब हमने पूरी करके हासिल कर लिया है, अगर 1 साल बाद यही शराइत रहती हैं, तो आप 1 साल तक ये शराइत अगर 1 साल बाद भी मुकम्मल करते हैं, तो आप इसको रिन्यू करा सकते हैं, या फिर आप इसको वीज़ा का स्टेटस चेंज करा सकते हैं। आपने वहाँ पर बिज़नेस बना लिया, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा ली, तो फिर आप उसको वीज़ा का स्टेटस चेंज करा के बिज़नेस वीज़ा हासिल कर सकते हैं और बहुत सारे वीज़ा ऑप्शंस हैं जिसमें आप तब्दील करा सकते हैं। डिपेंड कि आपको ज़रूरत पड़ती है या नहीं, हो सकता है 1 साल बाद आपको ज़रूरत ही ना हो इसकी। एमिरेट्स आईडी मिलने के बाद वहाँ पर दुबई में जाकर आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर किराए पर ले सकते हैं या कोई भी कारोबारी सरगर्मी या लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ये इसके बुनियादी फ़ायदे हैं जो वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए हैं, जो दुबई की सरकारी वेबसाइट है उसके मुताबिक। एमिरेट्स आईडी की जो मियाद है वो 1 साल है और इस 1 साल की आईडी में आप बिना किसी दोबारा वीज़ा लिए आप पाकिस्तान आएँ, दुबई जितनी बार आना-जाना हो आप कर सकते हैं। एमिरेट्स आईडी लेने के लिए आपको वहाँ पर जाकर मेडिकल टेस्ट कुछ कराने पड़ेंगे और वहाँ की मकामी इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी और इसका जो कुछ खर्चा है वो लगभग 600-700 दिरहम है, जो कन्फर्म खर्चा होगा जब मैं जाकर करूँगा तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा कि हकीकत में कितना खर्चा आया है। जैसे मैंने पहला खर्चा शेयर किया है कि 384 दिरहम का फाइनल खर्चा आया है ये वीज़ा अप्लाई करते हुए, 600-700 दिरहम का और खर्चा है जब मुझे एमिरेट्स आईडी या रेज़िडेंस परमिट मिलेगा वहाँ जाकर। अगला सवाल था कि क्या हम इस वीज़ा या परमिट की बुनियाद पर अपनी फैमिली को दुबई ले जा सकते हैं? तो सरकारी वेबसाइट के मुताबिक जी हाँ, आप एमिरेट्स आईडी हासिल करने के बाद अपनी वाइफ़ और बच्चों को खुद स्पॉन्सर कर सकते हैं और उन्हें दुबई में ले जा सकते हैं या उन्हें दुबई बुला सकते हैं अपने साथ रिहाइश के लिए। लेकिन अलबत्ता जो है बहन-भाइयों के हवाले से या वालिदैन के हवाले से वेबसाइट पर कोई मालूमात दर्ज नहीं है। इस हवाले से मैं यकीनी तौर पे नहीं कह सकता। लेकिन अगर फैमिली सिर्फ़ आपकी शादीशुदा वाली फैमिली है, अपनी वाइफ़ है, बच्चे हैं, तो उसके मुतल्लिक मेंशन है कि उनको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगला सवाल ये था कि ये वीज़ा सिर्फ़ फ्रीलांसर्स के लिए है या कोई कारोबारी फ़र्द भी हासिल कर सकता है? टेक्निकली बात करें तो ये वीज़ा उन तमाम लोगों के लिए है जिन्हें मुत्तहदा अरब अमारात में रिहाइश चाहिए लेकिन मुलाज़मत नहीं चाहिए। वो मकामी मुलाज़मत के बिना खुद अपनी रिहाइश और रोज़गार के ज़िम्मेदार हों। सादा अल्फ़ाज़ में इसका जवाब यही है कि आप वहाँ पर खुद को खुद पाल सकते हैं दुबई में रहकर, तो आप इस वीज़ा को हासिल कर सकते हैं बशर्ते जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो आपके पास हैं। आप बुनियादी रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल करते हैं, तो आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए फ्रीलांसर होना ज़रूरी नहीं है। एक और सवाल था कि वीज़ा लेने के बाद 1 साल तक दुबई में रहना लाज़मी है? तो मुख्तसर जवाब ये है कि हरगिज़ नहीं।
आप वीज़ा हासिल करते हैं, उसके बाद 2 महीने के अंदर जाकर आपने एमिरेट्स आईडी या रेज़िडेंस परमिट बनवा लेना है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो दुबई में रहें, आप चाहें तो अरब इमारात में कहीं भी रहें या आप वापस पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान में आके रहें। ये आपकी और उस मुल्क की बाहिमी रज़ामंदी पर डिपेंड करता है जहाँ आप रहना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में बाहिमी रज़ामंदी के साथ रह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ, अगर आप अफ़गानिस्तान में, हिंदुस्तान में कहीं भी आप रहना चाहते हैं, बाहिमी रज़ामंदी का मामला है आपका और आपके मुल्क का, जहाँ आप चाहें रह लें। लाज़मी नहीं है कि आप वीज़ा हासिल करने के बाद दुबई में ही या अरब इमारात में ही रहें। आपको 1 साल का रेज़िडेंस परमिट मिल जाएगा, जिस पर मुत्तहदा अरब इमारात की हुकूमत को एतराज़ नहीं है कि आप वहाँ रह सकें। बाकी आप जिस मुल्क में रहना चाहते हैं, अगर उनको एतराज़ ना हो तो आप वहाँ रह सकते हैं। ये अब तक के वो सवाल थे जो पिछली वीडियो के बाद मुझसे पूछे गए। अगर आपका इस मुतल्लिक़ कोई और सवाल है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं मुकम्मल कोशिश करूँगा कि अपनी मालूमात के मुताबिक उसका जवाब दे सकूँ। मुझे सुनने और देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।